स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के रूल नंबर 16 से रूल नंबर 33 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इन केस ऑफ फॉरेन इंश्योर्ड बॉक्सेस C1 फॉरम ऑलवेज, विदेशी बीमित बक्सों के मामले में C1 फॉरम को हमेशा कैप्ट इनसाइड द आर्टिकल लेख के अंदर रखा जाना चाहिए। अफिक्स टू आर्टिकल लेख में संलग्न करना चाहिए। नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार। अब आपके पास दो तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं। एक यहाँ पे दिया है C1 जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीन कस्टम लेवल कहा जाता है। दूसरा आपके पास आता है C2 CP3, ये वाला जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है इसे क्या कहा जाता है, डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म इसे कहा जाता है। तो दोनों को अलग अलग जगह पे आर्टिकल के ऊपर लगाया जाता है। तो विदेशी बीमित बक्सों के मामले में जो C1 फॉर्म होता है इसको हमेशा क्या किया जाता है, अफिक्स टू आर्टिकल लेख के साथ चिपकाया जाता है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लेटर मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया बाय एयर मेल। भारत में वितरण के लिए प्राप्त अन्य देशों से पत्र डाक की वस्तुएं भारत में हवाई डाक द्वारा पुनः प्रेषित कैसे की जा सकती हैं, विद एयर सरचार्ज, इसके लिए हवाई अधिभार आपको देना पड़ेगा, विदाउट एनी चार्जेस, बिना किसी शुल्क के, नो रिडायरेक्शन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, विद एयर सरचार्ज, इसके लिए आपको हवाई डाक अधिभार देना पड़ेगा। तो जब तक आपके फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स की बात ना यहाँ पे की जाए तब तक आपको इसके लिए एयर सरचार्जेस जो वो देने पड़ेंगे। ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच मेथड में नोट बी यूज्ड फॉर प्री पेइंग आउटबार्ड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, जावक आधिकारिक डाक लेखों के पूर्व भुगतान के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सर्विस स्टैम्प्स, बाई कैश, बोथ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो थर्ड किसी ऑप्शन क्या आ जाएगी, नन ऑफ दी अबव। आवक आपके जो विदेशी आधिकारिक डाक लेख होते हैं उनके लिए आप जो है सर्विस स्टैम्प्स का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो जावक आधिकारिक डाक लेख हैं उनके पूरे भुगतान के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। बाई कैश आप उनके लिए भुगतान कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास पूछा गया नोट बी यूज, तो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम अनदर कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया मे नॉट बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। भारत के भीतर वितरण के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त सतह मेल आइटम को भारत के भीतर किसी भी स्थान पर पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप भारत के भीतर किसी भी लेख को जो फॉरेन कंट्री से भारत में वितरण के लिए प्राप्त होता है दूसरे किसी स्थान के लिए रिडायरेक्ट कर सकते हैं। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, अनडिलीवरेबल मेल्स नॉर्मली रिटर्न्ड बाय, अवितरण योग्य डाक को सामान्य तौर पर कैसे वापस लौटाया जाता है, हवाई डाक के माध्यम से, सरफेस मेल के माध्यम से, whichever इज कन्वीनियंट, जो भी सुविधाजनक हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास आएगा बी, सरफेस मेल के सतह डाक के माध्यम से नॉर्मली या सामान्य तौर पर इनको लौटाया जाता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स मस्ट बी फिल्ड बाय, कस्टम डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जो होता है आपका उसको किसके द्वारा भरा जाना चाहिए, एड्रेसी के द्वारा, सेंडर, पोस्ट ऑफिस, या फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो किसके द्वारा उसको भरा जाना चाहिए, सेंडर के द्वारा भरा जाना चाहिए। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इंलैंड पोस्ट। भारत के भीतर वितरण के लिए किसी भी अन्य देश से प्राप्त एयरमेल आइटम को अंतर्देशीय डाक द्वारा किसी भी स्थान के लिए पुनः निर्देशित किया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू है, आप कर सकते हैं। भारत के भीतर अगर वितरण के लिए कोई भी विदेश से प्राप्त होती है आपको एयरमेल आइटम, हवाई डाक वस्तु प्राप्त होती है, तो उसको अंतर्देशीय डाक द्वारा किसी भी दूसरे स्थान के लिए पुनः निर्देशित किया जा सकता है। Foreign postal articles addressed as post resident detained in office of delivery for a period not exceeding, तो जैसे इंलैंड पोस्ट में आता है वैसे ही सेम फॉरेन पोस्ट में भी आपका यही आता है। पोस्ट रेसिडेंट के रूप में संबोधित विदेशी डाक लेख डिलीवरी के कार्यालय में अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है, 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, या फिर 3 मंथ्स। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 1 मंथ, 1 महीने के लिए इसको रोक कर रखा जा सकता है। वीपी आर्टिकल के लिए जैसे हमने इंलैंड पोस्ट में किया था 7 दिनों के लिए ही रोक कर रखा जाएगा, इसमें भी सेम वही कंडीशन रहती है। तो इसका सी आंसर आएगा सी।
अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल कैन बी विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट एंड आल्सो अल्टरेशन ऑफ एड्रेस, एक विदेशी डाक लेख को डाक से वापस लिया जा सकता है, विड्रॉ कर सकते हैं और उसके पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। आप कर सकते हैं, कोई भी आपने फॉरेन के लिए लेटर भेजा है उसके पते में आप परिवर्तन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उसको डाक से वापस लेना चाहते हैं, उसको डाक से निकालना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। सी आंसर आपके पास आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ कंट्री विद अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस दे मे बी रिडायरेक्टेड बाय सरफेस मेल टू एनी कंट्री ऑन पेमेंट ऑफ कम डाक शुल्क लगे सरफेस मेल आइटम किसी अन्य देश से भारत में प्राप्त होने पर किसी अन्य देश के लिए सरफेस मेल द्वारा कैसे पुनर्निर्देशित किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सरफेस मेल आइटम्स की बात की गई है, सतह डाक लेखों की बात की गई है जो फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होते हैं। लेकिन कैसे ये लेख हैं, इनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई है, कम डाक शुल्क अप्लाई होते हैं। जैसे आपके प्रिंटेड पेपर्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, स्मॉल पैकेट है, क्या ये सारे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, इनके ऊपर क्या होते हैं, रिड्यूस्ड चार्जेस, कम चार्जेस लगे होते हैं। तो फॉरेन कंट्री से जब भारत में ये वितरित होने के लिए आते हैं लेकिन इनको रिडायरेक्ट करना पड़ता है सरफेस मेल के माध्यम से, सतह डाक के माध्यम से, टू एनी कंट्री ऑन पेमेंट ऑफ, तो किसी दूसरे देश के लिए इनको अपने सतह डाक के माध्यम से पुनः प्रेषित करना है, रिडायरेक्ट करना है। तो कैसे किया जाएगा, नो चार्जेस, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। चार्जेस इक्वल टू प्रीवियस चार्जेस, पिछले जो भी शुल्क थे उनके बराबर आपको शुल्क देना पड़ेगा। नो रिडायरेक्शन, कोई भी रिडायरेक्शन इनको नहीं दी जाती है, पुनः प्रेषण नहीं किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन दी पोस्टेज ऑलरेडी पेड, तो आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे, ऑलरेडी आपने जो पोस्टेज चार्जेस पे कर दिए हैं। एंड चार्जेस इफ आइटम डिस्पैच्ड डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ पोस्टिंग टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन, और दूसरे क्या चार्जेस लिए जाएंगे, डिफरेंस निकाला जाएगा। किसका, एक तो आपने जो चार्जेस ऑलरेडी पे कर दिए हैं, दूसरा अगर उनको उनके कंट्री ऑफ पोस्टिंग से जहां से उनको ओरिजिनली पोस्ट किया है वहां से अगर उनको उनके ओरिजिनल नए डेस्टिनेशन के लिए पोस्ट किया जाता तो जो नए चार्जेस लगने थे उन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको देना पड़ेगा। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10th का डी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपकी घटी दर वाली डाक वस्तुएं फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आती हैं और उनके ऊपर देखिए यहाँ पे रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई, घटी दर वाली वो वस्तुएं, तो जब उनको भारत से किसी दूसरे देश में फिर से रिडायरेक्ट करना पड़ता है तो डिफरेंस बिटवीन दी पोस्टेज ऑलरेडी पेड एंड चार्जेस इफ आइटम डिस्पैच्ड डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ पोस्टिंग टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन, जो भी डिफरेंस आएगा वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे उसकी रिडायरेक्शन के लिए, पुनः प्रेषण के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉन ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फ्रॉम पोस्ट फॉरवर्ड बियॉन्ड इंडिया, विदेशी डाक लेखों को डाक से निकालने के लिए जो आवेदन किया जाता है भारत की सीमाओं के बाहर, उसे कैसे भेजा जाता है, सरफेस मेल के माध्यम से, एयर मेल के माध्यम से, बोथ दी व इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास आएगा ए। नॉर्मली जब इंडिया के बाहर उनको भेजा जाता है, भारत की सीमाओं के बाहर जब उनको भेजा जाता है सतह डाक के माध्यम से भेजा जाता है। तो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया कि फॉरेन कोई भी पोस्टल आर्टिकल आप उसको डाक से निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं, उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन रहती है। तो आप जो आवेदन करेंगे, जो आप एप्लीकेशन देंगे, तो वो एप्लीकेशन भारत की सीमाओं से बाहर उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, सतह डाक के माध्यम से किया जाता है। ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री अदर कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया इफ रिडायरेक्टेड टू अब्रॉड बाय सरफेस, देन भारत के भीतर डिलीवरी के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त एयरमेल आइटम यदि सतह से विदेश में रिडायरेक्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के भीतर डिलीवरी के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त कौन सी आइटम, एयरमेल आइटम, ये सभी ध्यान रखना है। वो एयरमेल आइटम है वो कैसे प्राप्त हुई है, सतह डाक के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो घटी दर वाली तो नहीं है या नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, एयरमेल आइटम मतलब कि हवाई डाक वस्तु है, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई है। अब उसको विदेश के लिए रिडायरेक्ट आप करें, लेकिन रिडायरेक्ट कैसे किया जा रहा है, सतह डाक के माध्यम से। प्राप्त कैसे हुई, हवाई डाक के माध्यम से। रिडायरेक्शन कैसे की जा रही है, सतह डाक के माध्यम से। चार्जेस उसके ऊपर क्या लिए जाएंगे, सरफेस चार्जेस एप्लीकेबल, सतह शुल्क लागू होगा, एयर चार्जेस एप्लीकेबल, फ्री रिडायरेक्शन या फिर कंबाइंड चार्जेस एप्लीकेबल। तो इसका सी आंसर आपके पास आएगा सी, फ्री रिडायरेक्शन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, वो एयरमेल आइटम होनी चाहिए और जब रिडायरेक्शन की जाए तो सतह डाक के माध्यम से जब दूसरे देश को उसे भेजा जाएगा तब आपकी रिडायरेक्शन जो है वो फ्री होती है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लेकिन एयर से करना पड़ेगा तो एयर से चार्जेस, कंबाइंड चार्जेस जो भी बनते हैं फिर वो देने पड़ेंगे। सी ऑप्शन से आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, विच इज नॉट ट्रू अबाउट कोरस्पॉन्डेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया। जो भारत के बाहर सेवा कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार के बारे में सही नहीं है। एड्रेस्ड टू 56 एपीओ और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, इन्हें 56 एपीओ या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजना चाहिए। शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, अंतर्देशीय दरों पर यह प्रीपेड होने चाहिए। ट्रीटेड एज फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेज, सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी डाक लेख के रूप में माना जाएगा। एग्जाम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, इन्हों डाक शुल्क से इन्हें छूट प्राप्त होगी। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया, हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है, किसके बारे में, कोरस्पोंडेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया। तो भारत के बाहर जो भी रक्षा सेवा कर्मी काम कर रहे हैं उनके पत्राचार के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया इन्हें 56 एपी और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर संबोधित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट है। आगे चलते हैं, शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, ये अंतर्देशीय दरों पर प्रीपेड होने चाहिए, अंतर्देशीय दरों पर इनका पूरा भुगतान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आगे यह बोला गया ट्रीटेड एज अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेस, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्रीटेड एज इनलैंड पोस्टल आर्टिकल, इन्हें अंतर्देशीय डाक लेख के रूप में माना जाता है सभी उद्देश्यों के लिए, लेकिन यहाँ पे फॉरेन पोस्टल आर्टिकल बोला है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और साथ में बोला गया एग्जाम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, इन्हें डाक शुल्क से छूट दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टल चार्जेस इनके लिए भी आपको देने पड़ते हैं। तो गलत कौन सा आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ आर इनकरेक्ट, तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सेंडर डिजायर्स दी एप्लीकेशन फॉर विड्रॉन ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स फ्रॉम पोस्ट फॉरवर्ड बियॉन्ड इंडिया बाय एयरमेल। यदि प्रेषक विदेशी डाक वस्तुओं को डाक से निकालने का जो आवेदन है भारत की सीमाओं के बाहर हवाई प्रसारण के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा। ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया कि जब भी आप एप्लीकेशन देंगे, आपने फॉरेन पोस्टल आर्टिकल भेजा है, उसके विड्रॉन के लिए, उसको डाक से निकालने के लिए, उसके पते में परिवर्तन करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आवेदन दिया जाएगा। अब उस आवेदन को भारत की सीमाओं के बाहर कैसे भेजा जाता है, सतह डाक के माध्यम से। और एक चीज ध्यान रखनी है कि सतह डाक माध्यम में अधिक समय लगता है, आपकी एयर मेल से ज्यादा समय लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आवेदन है उसको भारत की सीमाओं के बाहर कैसे भेजा जाए, बाय एयर भेजा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली सरफेस ट्रांसमिशन अवेलेबल, केवल सतह संचरण ही उपलब्ध है। पे एयर चार्जेस अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन के वजन के अनुसार आपको हवाई शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। पे एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल फॉर 10 ग्राम लेटर, 10 ग्राम पत्र के लिए लागू हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। फ्री एयर ट्रांसमिशन, मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाएगा। तो सही आंसर आएगा सी, पे एयर सरचार्जेस एज एप्लीकेबल फॉर 10 ग्राम्स लेटर, 10 ग्राम पत्र के लिए जो भी चार्जेस बनते हैं उनके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कौन से चार्जेस, आपके जो भी एयर सरचार्जेस बनते हैं, तो वो चार्जेस का भुगतान करके आप अपनी एप्लीकेशन को, आप अपने आवेदन को भारत की सीमाओं के बाहर एयर ट्रांसमिशन उपलब्ध करवा सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स, सीमा शुल्क फॉर्म जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मैंने शुरू में ही बोला 2 तरह के होते हैं आपके, ग्रीन कस्टम लेबल और डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, 2 तरह के, एक आपका C1 और दूसरा आपका C2 CP3, ये 2 आपके कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 15 का बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट ऑफिस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉलिंग ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल। अब विदेशी डाक वस्तु आपने भेज दिया, अब आप आवेदन कर रहे हैं कि उसको रिकॉल किया जाए, उसको वापस बुला लिया जाए, डाक से निकाला जाए। तो डाकघर जो है इसकी जिम्मेदारी लेता है। अगर आपने उसके लिए आवेदन किया, ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ये फॉल्स है, डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती अगर वो उस डाक वस्तु को वापस बुलाने में या डाक से निकालने में या पता परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। आगे चलते हैं, एड्रेसी ऑफ इनलैंड फॉरेन पोस्टल आर्टिकल कॉल टू फॉर कस्टम एग्जामिनेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज। आवक विदेशी डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं के लिए प्राप्तकर्ता को कहाँ बुलाया जाता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, ऑफिस ऑफ ट्रांजिट में, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में या डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में बुलाया जाता है, विनिमय कार्यालय जो होता है वहां पर बुलाया जाता है। इसी ऑप्शन सही आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, वेयरहाउसिंग चार्जेस ऑन आर्टिकल्स relieved from addressee from if addressee fails to take delivery विदिन 7 डेज, यदि 7 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता लेख का वितरण लेने में असफल रहता है तो कौन से दिन से उस लेख के ऊपर भंडारण शुल्क लिया जाएगा, 7th डे से, 8th डे से, 10th डे से या 15th डे से। अगर पूछा जाए कौन से दिन के बाद से लिया जाएगा तब आएगा 7th डे। अगर पूछा जाए कौन से दिन से लिया जाएगा तब क्या जाएगा, 8th डे से, 8वें दिन से लिया जाएगा। तो 18th की कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, आर्टिकल में बी विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट और एड्रेस में बी अल्टर्ड ओनली इफ लेख को डाक से वापस लिया जा सकता है या उसका पता तभी बदला जा सकता है जब नोट बीन डिलीवर्ड टू एड्रेसी, यदि प्राप्तकर्ता को इसे वितरित ना किया गया हो, नोट बीन कन्फिस्केटेड, इसे जब्त नहीं किया गया हो, नोट डिस्ट्रॉयड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इसे नष्ट नहीं किया गया हो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सी आंसर 19 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्या आ जाएंगे, सही आ जाएंगे। अगर प्राप्तकर्ता को अभी तक लेख का वितरण नहीं किया है तभी उसका कर पाएंगे आप एड्रेस चेंज, या फिर उसको डाक से निकाल पाएंगे। अगर वितरण कर दिया तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। उसको जब्त नहीं किया गया होना चाहिए किसी भी कानून के उल्लंघन में, और साथ में किसी भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसको क्या नहीं किया गया होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होना चाहिए, तभी आप उसको डाक से वापस ले सकते हैं या डाक से उसको निकाला जा सकता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, अनडिलीवरेबल अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स ऑफ नो वैल्यू, अपंजीकृत मुद्रित पेपर जो वितरित नहीं हो पाते हैं और उनका कोई मूल्य भी नहीं है, उन्हें क्या किया जाएगा, रिटर्न्ड बाय सरफेस मेल, सरफेस मेल द्वारा उन्हें लौटाया जाएगा। नेवर रिटर्न्ड, उन्हें कभी नहीं लौटाया जाता है। नोट रिटर्न्ड अनलेस सेंडर हैज रिक्वेस्टेड देयर रिटर्न, जब तक प्रेषक उनकी वापसी का अनुरोध नहीं करता है तब तक उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। नन ऑफ द अबव। तो सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी आपके अनडिलीवरेबल अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है, जब तक कि प्रेषक उनकी वापसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है तब तक उनको वापस बुलाया नहीं जाता है, उनको वापस सेंडर को नहीं भेजा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लेख होते हैं जिनको क्या होता है, वापस नहीं भेजा जाता है। अगर जैसे आपके पोस्ट कार्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तभी उनको वापस नहीं भेजा जाता है जब तक कि सेंडर ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट ना की हो। तो इसका सी आंसर आपके पास 20th का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नो रिटर्न अनलेस सेंडर हैज रिक्वेस्टेड देयर रिटर्न, जब तक प्रेषक उनकी वापसी का अनुरोध नहीं करता है उन्हें फॉरेन कंट्री से वापस नहीं लौटाया जाता है। आर्टिकल विड्रॉन और इट्स एड्रेस अल्टर्ड ओनली विद रेफरेंस टू और कंसेंट टू एड्रेसी, विदेशी डाक वस्तु के लेख को डाक से निकालना या उसके पते में परिवर्तन करना केवल प्राप्तकर्ता के संदर्भ और सहमति के साथ किया जाएगा। ट्रू या फॉल्स, तो इसका सी आंसर क्या आएगा, फॉल्स है। अब प्राप्तकर्ता का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर प्राप्तकर्ता तक लेख नहीं पहुंचा है तो प्रेषक उसके लिए आवेदन करेगा, प्राप्तकर्ता की मर्जी के बिना या प्राप्तकर्ता के संदर्भ या सहमति के बिना उस डाक लेख को डाक से निकाला जा सकता है, उसके पते में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी प्राप्तकर्ता होगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उससे भी आपको मंजूरी चाहिए, उससे भी आपको सहमति चाहिए कि आप अपने लेख का एड्रेस जो है वो चेंज करना चाहते हैं या डाक से निकालना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉन ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फ्रॉम पोस्ट मस्ट बी हैंडेड ओवर, विदेशी डाक लेखों को डाक से वापस लेने के लिए आवेदन किसे सौंपा जाना चाहिए। इन पोस्टिंग हेड ऑफिस और सब ऑफिस, केवल आप उसी हेड ऑफिस या सब ऑफिस में दे सकते हैं जो पोस्टिंग कार्यालय, मतलब जहां से ओरिजिनली आपने उस लेख को पोस्ट किया था। इन एच ओनली, केवल प्रधान डाकघर में दे सकते हैं। यानी एच और एस ओ, आप किसी भी एच ओ या एस ओ में दे सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एप्लीकेशन में भी हैंडेड ओवर इन एनी पोस्ट ऑफिस, एप्लीकेशन आवेदन जो आप किसी भी डाकघर में दे सकते हैं, सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये फॉरेन आर्टिकल एड्रेस्ड एज पोस्ट रेजिडेंट, यदि किसी विदेशी डाक वस्तु को पोस्ट रेजिडेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो वेयर हाउसिंग चार्जेस लीव्ड फ्रॉम 7th डे, तो भंडारण शुल्क जो है वो 7वें दिन से वसूल किया जाएगा। वेयर हाउसिंग चार्जेस लीव्ड फ्रॉम 8th डे, भंडारण शुल्क जो है 8वें दिन से वसूल किया जाएगा। वेयर हाउसिंग चार्जेस लीव्ड आफ्टर 1 मंथ, भंडारण शुल्क जो है 1 महीने के बाद वसूल किया जाएगा। नो वेयर हाउसिंग चार्जेस, कोई भी भंडारण शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आएगा, बी आ जाएगा। वेयर हाउसिंग चार्जेस लीव्ड फ्रॉम 8th डे, जो भी भंडारण शुल्क है वो 8वें दिन से वसूल किया जाएगा, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ रिकॉलिंग ऑफ अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फेल्स देन द फीस पे फॉर रिकॉल ऑफ दैट आर्टिकल बी रिफंडेड, यदि डाकघर विदेशी डाक वस्तु को वापस मंगवाने में असफल रहता है तो उस वस्तु को वापस बुलाने के लिए जो शुल्क है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ट्रू या फॉल्स, तो किसी भी केस में आपको वो फीस, रिकॉल फीस जो होती है वापस नहीं की जाती है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। आपने क्या किया, फॉरेन आर्टिकल भेजा, अब आप उसको क्या करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं डाक से, तो आपने उसके लिए आवेदन किया, आवेदन के साथ रिकॉल फीस जो है वो भी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस उसको रिकॉल करने में असमर्थ रहता है तो आपको वापस फीस भी नहीं मिलेगी, आपको आपका आर्टिकल भी नहीं मिलेगा। सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
आर्टिकल विच मस्ट बी अकम्पनीड बाई कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, लेख जिनके साथ सीमा शुल्क घोषणा पत्र होने चाहिए। हैविंग ड्यूटेबल गुड्स, जिनमें शुल्क लगने योग्य सामान हो। ऑल फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, लेटर पोस्टल आर्टिकल्स, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपके पास, हैविंग ड्यूटेबल गुड्स, जिनमें शुल्क लगने योग्य सामान होगा उनके साथ आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लगाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, अनपेड इनवार्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी पेड बाय मींस ऑफ सर्विस स्टैम्प्स, सरकारी अधिकारियों को संबोधित अवैतनिक आवक विदेशी मेल का भुगतान सेवा टिकटों के माध्यम से किया जा सकता है। मैंने शुरू में भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पे भी बोला था। अगर तो वो क्या है, अनपेड आउटवर्ड फॉरेन मेल है, क्या आपकी कैसी है, जावक डाक वस्तु, और कैसी है आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर को, मतलब कि आधिकारिक डाक वस्तु, और आप उसको फॉरेन कंट्री को भेज रहे हैं, तो उसके लिए आप जो चार्जेस का भुगतान है उसके लिए सर्विस स्टैम्प्स का प्रयोग कर सकते हैं, सेवा टिकटों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री से कोई आर्टिकल भेजा गया और वो ऑफिशियल आर्टिकल है और कैसा है, अनपेड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप सर्विस स्टैम्प्स का प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी ड्यू चार्जेस हैं उनके लिए सर्विस स्टैम्प्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाक लेख को वापस बुलाने के बारे में सही है। ऑप्शन है आपके पास, पोस्ट ऑफिस विल टेक एक्शन टू रिकॉल द आर्टिकल इफ सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द रिक्वेस्ट, अनुरोध की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ही पोस्ट ऑफिस लेख को वापस बुलाने पर कार्यवाही करेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि जब भी किसी डाक वस्तु को वापस बुलाया जाता है तो उसके बारे में कौन सा सत्य है, ठीक है, कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, डाक अगर जो होता है तभी एक्शन लेता है अगर वो जो भी रिक्वेस्ट है आपकी उसकी जेन्युइननेस से वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है, तभी वो एक्शन लेगा। पोस्ट ऑफिस कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स इनेबिलिटी टू रिकॉल द आर्टिकल, अगर यहाँ पे इनेबिलिटी की बात की गई है कि अगर असमर्थ रहता है पोस्ट ऑफिस उस डाक वस्तु को बुलाने में, तो डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। फीस पेड फॉर द रिकॉल विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, वापस बुलाने के लिए जो आपने शुल्क पे किया होगा, जो भी चार्जेस दिए होंगे, रिकॉल फीस दी होगी, किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं की जाएगी। ऑल दी अबव, तो ये सभी क्या है, किसी भी डाक वस्तु को वापस बुलाने के बारे में सही है। तो सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रीडायरेक्शन फॉर सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वितरण के लिए किसी भी देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम के रीडायरेक्शन के बारे में सही है। तो दे मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, उन्हें भारत के भीतर किसी भी स्थान पर पुनः निर्देशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, सरफेस मेल आइटम्स की, सतह डाक लेखों की बात की गई है जो फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती हैं। अब पहले बोला गया भारत के भीतर उनको किसी भी स्थान के लिए पुनः प्रेषित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ओनली फर्स्ट क्लास मेल्स वेदर सरचार्ज और अनसरचार्ज आर एलिजिबल फॉर फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया, केवल प्रथम श्रेणी के मेल चाहे अधिभारित हो या अधिभारित ना हो भारत के भीतर हवाई मार्ग द्वारा निशुल्क पुनर्निर्देशन के लिए पात्र होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में क्या आ जाते हैं, आपके पोस्ट कार्ड आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं और साथ में एरोग्राम आ जाते हैं। तो अगर फॉरेन कंट्री से ये सभी भारत में प्राप्त होते हैं, चाहे उनके ऊपर एयर सरचार्जेस दिए गए हों, चाहे वो अनसरचार्ज हों, तो उनको मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है, मुफ्त उनको निशुल्क पुनर्निर्देशन दिया जाता है हवाई मार्ग के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, अदर क्लासेस ऑफ लेटर मेल, तो हम पहले भी कर चुके हैं। लेटर मेल में बहुत सारे आपके लेख शामिल है, दो ही श्रेणियां होती हैं क्योंकि फॉरेन पोस्ट में लेटर मेल और दूसरी आपकी पार्सल पोस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है ओनली अदर क्लासेस ऑफ लेटर मेल लाइक प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज़पेपर एंड स्मॉल पैकेट्स फॉरवर्डेड टू न्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया बाय सरफेस रूट ओनली, पत्र मेल के अन्य जो भी आपके जैसे मुद्रित कागजात हैं, समाचार पत्र हैं, छोटे पैकेट हैं, उनको केवल सतह डाक के माध्यम से ही भारत के भीतर दूसरे नए डेस्टिनेशन या गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, तो 28 की कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। ये सभी रिडायरेक्शन के बारे में सही है। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से सतह डाक लेख जो है प्राप्त होता है भारत के भीतर में, उसको कैसे रिडायरेक्ट किया जाता है, तो उसके बारे में ये सभी बिल्कुल सत्य हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इफ चार्जेस फॉर रीडायरेक्शन बाय सरफेस मेल इज नॉट पेड बिफोर द रीडायरेक्शन ऑफ द आइटम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यदि सरफेस मेल द्वारा पुनर्निर्देशन के शुल्क का भुगतान आइटम के पुनर्निर्देशन से पहले नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड, इसे अपर्याप्त भुगतान के रूप में माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, आधे अधूरे भुगतान वाला माना जाएगा। ऑन डिलीवरी विल बी टैक्स्ड विद द चार्ज इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज, डिलीवरी पर
डाक में अंतर के बराबर शुल्क के साथ कर लगाया जाएगा। बोथ द अबव रिडायरेक्शन फीस शुड बी फुली प्रीपेड। पुनः निर्देशन शुल्क जो है उसका पूरी तरह से पूरा भुगतान किया गया होना चाहिए। सी आंसर आपके पास आएगा सी। ये दोनों ऊपर वाले सही हैं। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए भारत है, अब यहाँ पे दो जगह है, भारत के भीतर में रिडायरेक्ट आपने करना है, ठीक है। कैसे, किस चीज़ के बारे में बोलिए, सरफेस मेल के बारे में बात की गई है, ठीक है। इज नॉट पेड बिफोर द रिडायरेक्शन। आपने जो भी सरफेस मेल है उसके रिडायरेक्शन चार्जेस जो अगर पहले आपने भुगतान नहीं किए तो कैसे किया जाएगा। भारत के भीतर है, मान लीजिए इस जगह से दूसरी जगह के लिए आपने रिडायरेक्शन करनी है। अब यहाँ पे लेख प्राप्त होता है, यहाँ पे पता चलता है प्राप्त करता तो यहाँ पे रहता है, इस वाली जगह पे रहता है। अब यहाँ पे कौन उसके लिए चार्जेस का भुगतान करेगा, रिडायरेक्शन अगर करनी है तो कौन यहाँ पे भुगतान करेगा। अगर तो उसका एजेंट वगैरह वहां पे तो कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा, या फिर उसने एडवांस में पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रखा है तब भी वहां से उसका भुगतान किया जा सकता है। लेकिन अगर प्राप्त करता यहाँ पे रहता है, यहाँ पे उसका कोई भी नहीं है, ना ही एजेंट है, ना ही पोस्ट ऑफिस में एडवांस में उसमें डिपॉजिट किया है, तो इसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डबल चार्जेस नहीं लिए जाते। जैसे हमने इंग्लैंड पोस्ट में किया, दोगुने चार्जेस लिए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ नॉर्मल जो भी डिफरेंस रहता है, जो भी कमी रहती है, वही चार्जेस का भुगतान करना पड़ता है। सबसे पहले उसको इनसफिशिएंटली पेड मानना जाएगा, आधे अधूरे भुगतान वाला मानना जाएगा, और जो भी डेफिशिएंसी रहेगी, जो भी डिफरेंस इन पोस्टेज रहेगा, केवल उसी का भुगतान आपको करना है। सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया विल रीडायरेक्ट टू एनी अदर कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जब भारत में डिलीवरी के लिए किसी देश से प्राप्त एयरमेल आइटम दूसरे देश में पुनः निर्देशित किए जाएंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है कि भारत में वितरण के लिए किसी अन्य देश से कोई भी एयरमेल आइटम है, एयरमेल आइटम है, दूसरे देश में उसको पुनः निर्देशित करना है, तो उसके बारे में कौन सा सत्य है। दे मे बी रीडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय ऑन पेमेंट ऑफ फेयर सरचार्ज और कंबाइंड चार्जेस। हवाई अधिभार और संयुक्त शुल्क के भुगतान पर उन्हें हवाई मार्ग से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य। अगर उनको हवाई मार्ग के माध्यम से दूसरे देश में पुनः निर्देशित करना है तो उसके लिए आपको एयर सरचार्जेस भी देने पड़ेंगे, आपको कंबाइंड चार्जेस भी देने पड़ेंगे। They may be redirected to new destination by surface mail without any charges। उन्हें सरफेस मेल द्वारा बिना किसी शुल्क के नए गंतव्य पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। बोथ दिए हुए इनमें से कोई भी नहीं, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर उनको सरफेस रूट के माध्यम से, अब देखो क्या है, वो फॉरेन कंट्री से कैसे प्राप्त हुई, हवाई डाक के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब दूसरे देश में आप उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, हवाई मार्ग के माध्यम से, तब आपको एयर चार्जेस और कंबाइंड चार्जेस देने पड़ेंगे। आप उसको सरफेस मेल के माध्यम से करते हैं, आपको कोई भी रिडायरेक्शन के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वितरणीय पत्राचार के बारे में सही है। अनडिलीवरेबल जिसका वितरण नहीं हो पाता है। अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस रिटर्न्ड टू कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड डिलीवर्ड टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू। डिलीवर ना किए जा सकने वाले पत्राचार को मूल देश को वापस लौटा दिया जाता है और देश शुल्क के भुगतान पर प्रेषक को वितरित कर दिया जाता है। पोस्ट कार्ड्स विच डू नॉट बेयर द एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न। जिन पोस्ट कार्ड पर प्रेषक का पता नहीं होता है उन्हें वापस नहीं लौटाया जाता है। बाकी आपके पोस्ट कार्ड अदर देन रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो पंजीकृत नहीं होने चाहिए। ऐसे पोस्ट कार्ड जो पंजीकृत नहीं है और उनके बाहर आपके प्रेषक का नाम और पता भी नहीं है, उनको भी वापस नहीं लौटाया जाता है। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स ऑफ नो वैल्यू आर आल्सो नॉट रिटर्न। बिना मूल्य के जो अपंजीकृत मुद्रित कागजात होते हैं उनको भी वापस नहीं लौटाया जाता है जब तक कि प्रेषक उनके वापसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है, आवेदन नहीं करता है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो इसका सी आंसर आएगा डी। ये सभी आपके बिल्कुल सत्य हैं। अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस कंट्री ऑफ ओरिजिन को जहां से लेकर ओरिजिनली पोस्ट किया था वहां को वापस लौटा दिया जाता है और जो भी ड्यू चार्जेस होते हैं उनके भुगतान पर प्रेषक को उनका वितरण किया जाता है। उसके बाद ऐसे पोस्ट कार्ड जिनके बाहर आपके प्रेषक का नाम पता नहीं है उनको वापस नहीं लौटाया जाता है, लेकिन शर्त क्या है, वो रजिस्टर्ड या पंजीकृत नहीं होने चाहिए। आपके अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक प्राप्त प्रेषक उनकी वापसी के लिए रिक्वेस्ट या आवेदन नहीं करता है तब तक उनको वापस नहीं लौटाया जाता है। सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ एंड विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ फॉरेन लेटर। तो यहाँ पे इन सभी का सम होता है, लेंथ प्लस विड्थ
प्लस यहाँ पे डेप्थ, किसी भी लेटर की, फॉरेन लेटर की बात की गई है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो योग है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 900 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर, 1040 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आ जाएगा, 900 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ द फॉरेन लेटर शुड नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग, विदेशी पत्र का सबसे बड़ा जो आयाम है निम्नलिखित में से कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 900 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर, 1040 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा बी, 600 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ, विड्थ और डेप्थ, इन तीनों का योग जो है 900 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सरफेस मेजरिंग ऑफ लेटर शुड नॉट लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी पत्र की सतह का माप जो है वो निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होना चाहिए, 90 बाई 140 मिलीमीटर, 90 बाई 60 मिलीमीटर, 50 बाई 100 मिलीमीटर या नोट प्रेस्क्राइब्ड। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा, 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी आप लेख भेजते हैं, कोई भी लेटर भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, उसकी सरफेस, उसकी सतह का जो माप रहता है 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए फॉरेन लेटर, किसी विदेशी पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, 2 kg, 5 kg, 10 kg या 20 kg। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे आपका अंतर्देशीय डाक में पत्र का वजन 2 kg है, सेम आपका फॉरेन पोस्ट में भी जो पत्र है उनका वजन 2 kg है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, द ब्रीच रिलेटेड टू एक्सीडिंग द मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर इज परमिटेड एंड चार्जेस कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेट ऑफ लेटर। एक पत्र के अधिकतम वजन से अधिक से संबंधित उल्लंघन की अनुमति है और पत्र के वास्तविक वजन के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऊपर क्वेश्चन किया हमने कि कोई भी आपका फॉरेन आर्टिकल है और क्या है वो लेटर है, अब उसका अधिकतम वजन 2 kg हो सकता है, लेकिन बोला गया इसकी जो मैक्सिमम वेट लिमिट 2 kg, अगर इससे ज्यादा वजन का कोई लेख होगा, पत्र होगा, तो क्या किया जाएगा, उसकी अनुमति है। और आपके जो चार्जेस लिए जाएंगे इस कंडीशन में वो कैसे डिपेंड करेंगे, उसके एक्चुअल वेट के ऊपर। अगर वो 3 kg का है तो उसकी अनुमति है और उसके चार्जेस जो 3 किलोग्राम के हिसाब से लिए जाएंगे। ये ट्रू है या फॉल्स है, आंसर आएगा ये ट्रू है। इसके मैक्सिमम वेट से ज्यादा के अगर वेट हो जाता है तब भी उसकी अनुमति है, लेकिन चार्जेस जो है वो वेट के अनुसार लिए जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इफ इनलैंड लेटर कार्ड इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यदि अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग विदेशों में संचार को संबोधित करने के लिए किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड लेटर कार्ड, इसे अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए अंतर्देशीय पत्र कार्ड के रूप में माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर, इसे अपर्याप्त भुगतान पत्र के रूप में माना जाएगा। इट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड, इसे प्रसारित नहीं किया जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अनपेड इनलैंड लेटर कार्ड, इसे अवैतनिक अंतर्देशीय पत्र कार्ड माना जाएगा। इसका सी आंसर आपके पास क्या आएगा, बी आ जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर। ध्यान रखना, इनलैंड लेटर कार्ड आप फॉरेन कंट्रीज को कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं ऐसा तो उनको क्या माना जाता है, इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाता है, आधे अधूरे भुगतान वाले पत्र माना जाता है, ना कि इनलैंड लेटर कार्ड। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, लेटर मानना जाएगा ना कि इनलैंड लेटर कार्ड। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सेवा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध नहीं है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर फॉर ऑल दी कंट्रीज एक्सेप्ट अब, उपरोक्त को छोड़कर सभी देशों के लिए। तो हमें क्या बताना है, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मतलब किन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सी आंसर क्या आएगा, इन सभी को छोड़कर बाकी किसी भी देश के लिए रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस अवेलेबल नहीं है। यहां पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरेन पोस्ट कार्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पोस्ट कार्ड के बारे में सही है। फॉरेन पोस्ट कार्ड शुड नॉट बी फोल्डेड, कट और अल्टर्ड, विदेशी पोस्ट कार्ड को फोल्ड, कट और बदला नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी सेंट अनएनक्लोज्ड, इसे बिना संलग्न के भेजा जाना चाहिए। राइट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट इज रिजर्व्ड फॉर द एड्रेस ऑफ रेसिपेंट और पोस्टेज स्टैम्प, सामने की ओर दाएं हाथ का आधा हिस्सा प्राप्तकर्ता के पते और डाक टिकटों के लिए आरक्षित होगा। नन ऑफ द, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, ऑल ऑफ दी अबव इसका सी आंसर हो जाएगा। फॉरेन पोस्ट कार्ड के बारे में ये सभी सत्य हैं। आगे चलते हैं, नॉन पोस्टेज स्टैंप्स ऑफ एनी काइंड आर परमिटेड ओनली बैक ऑफ द फॉरेन पोस्ट कार्ड, अगर कोई भी गैर डाक टिकट है, वो पोस्टेज स्टैंप्स नहीं है, नॉन पोस्टेज स्टैंप्स हैं, तो
उनको आप पोस्ट कार्ड के केवल पीछे चिपका सकते हैं, उसकी अनुमति आपको होगी। ट्रू या फॉल्स? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा, ट्रू है, सत्य है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इफ पोस्टेज स्टैम्प्स आर अफिक्स्ड ऑन बैक ऑफ अ फॉरेन पोस्ट कार्ड देन इट विल बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर आपने डाक टिकट जो डाक शुल्क के भुगतान में उपयोग किए हैं फॉरेन पोस्ट कार्ड के पीछे चिपका दिए हैं, तो उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? अनपेड माना जाएगा, प्रीपेड, इनसफिशिएंटली पेड या ट्रीटेड एज अनपेड लेटर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उसे अनपेड माना जाता है। इनलाइन लेटर कार्ड को अगर फॉरेन कंट्री में कम्युनिकेट करने के लिए भेजा जाता है तब उसको क्या माना जाता है? अनपेड लेटर माना जाता है। फॉरेन पोस्ट कार्ड है, आपने डाक शुल्क के भुगतान में जो भी पोस्टेज स्टैम्प्स का प्रयोग किया वो उसके बैक साइड में कर दिया, तो उसको क्या माना जाएगा? अनपेड पोस्ट कार्ड माना जाएगा। तो ये थे आपके रूल नंबर 16 से 33 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नजर आए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगे गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक टॉपिक के लिए आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।